One, in last lecture we have discussed about aromaticity. तो aromaticity में हमने डिस्कस किया था 8 पाई सिस्टम तक हम कर चुके थे। अब हम यहाँ से देखेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन एनोलिन सिस्टम कैसे होता है। आपने 10 पाई में हमने एक एग्जांपल पिछली बार भी डिस्कस कर लिया था कि आपका जो डाई कैटायन होता है, आपका ये जो स्पीसीज थी, इस टाइप से ये था आपके पास प्रेजेंट, ये 8 पाई होता था, इस पे 2 नेगेटिव लगा 10 पाई सिस्टम बन जाता था। हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था कि ये एरोमेटिक होता है, तो ये भी एक 10 पाई सिस्टम का एग्जांपल होता है जो एरोमेटिक होता है। अब हम आएंगे इस वाले पे, ये आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एनोलिन सिस्टम बोलते हैं इसको। अब एनोलिन सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स, तो ठीक है 1 2 3 4 5 आप काउंट करोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है। अब आपको पता है ये 4n+2 के अंदर आएगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इस 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप इस कैटेगरी में रख सकते हो या इस कैटेगरी में रख सकते हो। एंटी एरोमेटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि 4n+2 सिस्टम है। अब ये किस कैटेगरी में आएगा ये डिपेंड करता है इसके अंदर डीलोकलाइजेशन है या नहीं है। हम आपको स्ट्रक्चर से दिखाते हैं ये मॉलिक्यूल होता कैसे है। मैंने सिर्फ इसमें बीच में जो 2 हाइड्रोजन यहाँ मेंशन किया है, सिर्फ वही 2 हाइड्रोजन दिखाए हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे होता है, ऐसे। तब आप देख सकते हो इस पूरे स्ट्रक्चर के मिडल में जो कैविटी होती है उसमें 2 हाइड्रोजन आपस में बहुत नज़दीक आ रहे हैं। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में स्टीरिक रिपल्सन क्रिएट करेंगे। अगर ये दोनों हाइड्रोजन आपस में स्टीरिक रिपल्सन, आप दोबारा देख लो इसको, ये दोनों हाइड्रोजन कितने नज़दीक आ रखे हैं एक दूसरे के, और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को पूरा रिपेल करेंगे तो स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो स्ट्रक्चर अपने आप को रीओरिएंट करने के लिए किसी न किसी स्ट्रक्चर में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब उसने अपनी प्लेनरिटी लूज कर दी है। तो अगर आपको पता है प्लेनरिटी अगर लूज हो जाती है तो क्या होगा फिर, तो वो स्ट्रक्चर आपका डीलोकलाइजेशन लॉस्ट कर देगा। अगर डीलोकलाइजेशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन बहुत नज़दीक हैं, इन दोनों में स्टीरिक रिपल्सन हो रही है, स्टीरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, स्टीरिक रिपल्सन इनमें, उसकी वजह से ये आपकी डीलोकलाइजेशन लॉस्ट कर दी। अब 4 पाई सिस्टम है तो या ये था या ये था, डीलोकलाइजेशन होती तो यह था, अब डीलोकलाइजेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब ये सब किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये आपस में एक दूसरे को स्टीरिक रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं, और उस स्टीरिक रिपल्सन क्रिएट करने की वजह से इस मॉलिक्यूल ने अपनी प्लेनरिटी लूज कर दी है। तो ये आपके पास 10 पाई का एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे आप प्लेनरिटी के कंसेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं। अब इन 2 हाइड्रोजन के रिपल्सन की वजह से इसने प्लेनरिटी लॉस्ट कर दी है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका हो, कोई भी ऐसा मेथड हो जिस तरीके से हम इन हाइड्रोजन की जो प्लेनरिटी का कंसेप्ट है, अगर हम इन दोनों हाइड्रोजन को ही रिमूव कर दें वहाँ से, तो आपके पास फिर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो। अब ये दोनों हाइड्रोजन है, अब मेथड्स देखते हैं हम किन किन मेथड से हम इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं। अब आपको पता है कार्बन तो बॉन्ड बनाएगा पूरे, अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। तब उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास, अगर हम इसको प्लेनर बनाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर ब्रिज फॉर्म कर सकते हैं, ब्रिज फॉर्मेशन। अब ब्रिज फॉर्मेशन कैसे, जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये है, आपको पता है, आपने इसको ऐसे लिख लोगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ब्रिज बना दूँ, मतलब वो रिंग से बाहर होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो मैंने अगर ऐसा कोई ब्रिज जनरेट कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या है, हाइड्रोजन तो हट गया यहाँ से भी हाइड्रोजन चला गया है। अब हाइड्रोजन हट गया है मतलब रिपल्सन कम हो गई है, मतलब स्ट्रक्चर अपने आप को प्लेनर कंडीशन में ला सकता है। अगर वो खुद को प्लेनर कंडीशन में ले आया तो 10 पाई सिस्टम में हम उसको एरोमेटिक बोल सकते हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये आपके पास एक मेथड था ब्रिज फॉर्मेशन से जिससे हम इसको ला सकते हैं। और भी हमारे पास मेथड है। सपोज करो हमें अभी ब्रिज फॉर्मेशन किया था, और अगर हम इसको साइक्लाइजेशन कर दें, साइक्लाइजेशन का मतलब क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन हटा के इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दें,
तो आपके पास 2 साइकिल बन जाएंगे अलग अलग, 2 रिंग जनरेट हो जाएंगे। अब उसमें क्या है कि आपके पास ये बन गया। तो अब इस कंडीशन में प्लेनर है सारा स्ट्रक्चर, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। तो यहाँ भी आपका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है। एक थर्ड मेथड है हमारे पास कि अगर हमें इसको प्लेनर बनाना है या इसको हमने एरोमेटिक कंडीशन में रखना है, इसको प्लेनरिटी लूज नहीं करने देना है, तो एक थर्ड मेथड हो रहा है हमारे पास, उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। अब आपको पता है यहाँ पे जो लड़ाई है वो किस किस के बीच में है, 2 हाइड्रोजन के बीच में है, इस हाइड्रोजन के और इस हाइड्रोजन के बीच में। इन दोनों के बीच में क्लैश है आपस में, इनमें रिपल्सन है, उसकी वजह से ही हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को उड़ा दो। आप देखते हो यूजुअली अगर 2 जगह लड़ाई हो रही है, किसी एक को हटा दो वहाँ से तो लड़ाई बंद हो जाती है। तो वही यहाँ पे होगा डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो वहाँ से, मतलब अगर आप उस हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ कोई बॉन्ड बना देते हो तो आपका जो समस्या है उसका हल हो सकता है। ये था आपके पास। अब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक साइड से हाइड्रोजन को हटा के वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ से भी हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दिया हमने, अब यहाँ पे क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे अकेला हाइड्रोजन रहेगा। अब अकेला हाइड्रोजन रिपल्सन किससे करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या हो गया, हमने डिहाइड्रोजनेशन कर दी है। अब ऐसे कैसे, ये करते कैसे हम, सेलेनियम के साथ हीटिंग दिखा सकते हैं, कॉपर के साथ हीटिंग दिखा सकते हैं, कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकती है उसके साथ जा करके हम इसको डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, हमारे पास जो 10 पाई सिस्टम था उसको हम एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड हो गया। तो अब आपने क्या किया, इन सिस्टम से आपने नॉन एरोमेटिक सिस्टम को एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। अब यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब इस 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर हम बना के देखते हैं कि किस टाइप से ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हम प्लस का निशान दिखाते हैं। ये अब यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे सभी डबल बॉन्ड लगा दीजिए आप, ये बन गया। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट हैं, अब हमें देखना है 12 पाई सिस्टम किस में आएगा, इसमें 4n पाई सिस्टम में आएगा, क्योंकि 4 3 जा 12, तो 12 इसमें आ गया। अब हमें देखना है कि अगर ये इसमें प्लेनरिटी या डिलोकेलेशन आई तो इस कैटेगरी में, अगर नहीं आई तो इस कैटेगरी में आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे हर जगह, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जो ये आपके डिफरेंट यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच्ड हैं, तो ये आपके, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था 10 पाई सिस्टम में मॉडल के साथ, कि उसके जो हाइड्रोजन्स थे, 2 हाइड्रोजन बिल्कुल नज़दीक आ गए थे ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे ही स्ट्रक्चर इस टाइप का बना हुआ है कि आपके 4 हाइड्रोजन्स है जो वो बिल्कुल नियरेस्ट आ गए हैं, आपके 4 हाइड्रोजन बिल्कुल पास आ गए हैं, ये 4। इससे क्या होगा, स्टीरिक रिपल्सन बढ़ जाएगी। अगर स्टीरिक रिपल्सन बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी प्लेनिटी को लॉस्ट कर देगा। तो अगर ऐसा होगा तो 12 पाई सिस्टम में आपका डिलोकेलेशन नहीं है तो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन एरोमेटिक कैटेगरी। तो आपका सिस्टम आ जाएगा नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में। अब वही बात आ गई जैसे पीछे किया था हमने, अगर फिर भी हमें इसको एरोमेटिक बनाना हो तो हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, इससे हम एरोमेटिक बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हटा दिया हमने, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना दिया वहाँ पे, तो वो खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो अगर आपको बिल्कुल लड़ाई खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 3 को तो एटलीस्ट आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, सेलेनियम के साथ हीटिंग कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ठीक है। अब आप इसको आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, इसको आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, इसको आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। रिमेनिंग बॉन्ड्स को ऐसा सच बना देते हैं हाइड्रोजन। अब क्या है, यहाँ पे
एक अकेला हाइड्रोजन बचा है। अगर ये अकेला हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये किससे रिपल्सन करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ बॉन्ड भी तो बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गए हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि जब हमारे पाई सिस्टम में जो बाकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्डिंग पेयर, ये बॉन्डिंग पेयर, ये बॉन्डिंग पेयर, इन सभी बॉन्डिंग पेयर को हम बोलेंगे नॉन हक्कल बॉन्डिंग पेयर। ये हमारी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपका सिस्टम बन गया एंटी एरोमेटिक, क्योंकि आप आपने फोरन सिस्टम लिया तो एंटी एरोमेटिक बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं। इसको जो नॉन एरोमेटिक था उसको हमने एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया, जो नॉन प्लेनर सिस्टम था उसको प्लेनर बना दिया। तो ये आपके पास तरीके हैं इनको डिफेंड करने के, ठीक है। अब अगर आपके पास यही सिस्टम गिवन है जो हमारे पास प्रेजेंट है, और इस सिस्टम का हमें एक और तरीका है कि इसको अगर हमें अभी तो हमने इसको कन्वर्ट किया एंटी एरोमेटिक में, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो एरोमेटिक में, फिर क्या करेंगे? हमारे पास बर्च रिडक्शन की कंडीशन होती है, आप सभी ने शायद सुना भी होगा। बर्च रिडक्शन किसको बोलते हैं? सोडियम को अगर हम लिक्विड अमोनिया में डाल के कहीं रिडक्शन करते हैं तो उसका नाम होता है बर्च रिडक्शन। ये याद रखना है अपने पॉइंट बर्च रिडक्शन का, आगे जब रिजेंट वगैरह कराएंगे तब आपको डिस्कस भी कर लेंगे इसको। तो अभी हमारे पास जो पॉइंट प्रेजेंट है इसमें हम देखना है कि 12 पाई सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक है, इसको किस तरीके से हम एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल देंगे। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या करता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, मतलब आपके पास कुछ स्पीसीज ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ एक स्पीसीज जनरेट हो गई, जिसमें यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, जिसके ऊपर दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वो अटैक कर देगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आके ये ऐसे बन गया है हमारा स्पीसीज। अब क्या आपके पास जो एक बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक बॉन्ड ख़त्म होने के बाद आपके पास क्या सिचुएशन बढ़ गई है, आपके पास 2 और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, पेयर बढ़ गए हैं, मतलब आपके पास अब ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब जो हमारे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब यहाँ पे बन गया है, तो जो आपका ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज जो होता है या कोई भी चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसमें आपकी अगर हम ज्योमेट्री भी देखें और फिर जाके शेप देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट प्लेनर होता है। और जब भी कोई चार्ज स्पीसीज है, मान लो ये चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वैसे तो आपका कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये चार्ज यहाँ से मूव कर गया तो ये चार्ज यहाँ पहुँच गया नेगेटिव। अब ये चार्ज नेगेटिव यहाँ से मूव किया तो ये चार्ज यहाँ पहुँच गया नेगेटिव, यहाँ से मूव किया तो ये आपका चार्ज यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब यहाँ से नेगेटिव मूव किया तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ से मूव किया तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, मतलब ये नेगेटिव आपका आउट ऑफ प्लेन जा कर के भी आपके मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर पा रहा है। ये दोनों नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं काम। तो अगर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब आपका 14 पाई सिस्टम में अगर डीलोकलाइजेशन है, अब 14 पाई किस कैटेगरी में आता है, अगर यहाँ पे हम 14 3 रखें तो आपका 14 यहाँ पे आएगा। अब 14 जब यहाँ पे है तो आपका या तो इस कैटेगरी में आना था इसमें, अब यहाँ डीलोकलाइजेशन हो गई है तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन गया है। तो आपने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एंटी एरोमेटिक भी बना लिया और आपने उससे एरोमेटिक भी बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम 12 पाई सिस्टम को डील कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है 14 पाई सिस्टम। फोर्टीन पाई सिस्टम। अब आपके जो 14 पाई सिस्टम जो कहीं भी आपके पास अगर गिवन है तो आपने जैसे 10 पाई लिया था वैसे ही बनता है ये भी। इसमें सूडो 3 रिंग टाइप होता है, मतलब आपको 3 रिंग जैसे दिखेंगे लेकिन एक्चुअल में वो 3 अलग अलग रिंग नहीं है, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा। अब आपको अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाने हैं ऐसे, ठीक है। अब आपके पास जो सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है 14 पाई, इनमें भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है। अब 14 पाई आपका किस कैटेगरी में आता है,
इस 4n+2 कैटेगरी में। तो इफ इट विल बी डीलोकलाइज देन इट विल बी एरोमेटिक, अदरवाइज इट विल कम अंडर नॉन एरोमेटिक कैटेगरी। तो अब आपको देखना है कि आपके पास डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हो पाती है या नहीं हो पाती है। सिमिलर वही केस है, दोनों हाइड्रोजन की जो कैविटी का साइज है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में रिपेल करेंगे, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो दोनों हाइड्रोजन आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो प्लेनिटी लूज हो जाएगी। अगर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो ये आएगा नॉन एरोमेटिक कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक कैटेगरी के अंदर आएगा। अब इसमें भी सेम वही केस है, अगर आप इसको चाहते हो कि आपको इसको साइक्लाइज करना है, इस मॉलिक्यूल को साइक्लाइज करके आप एरोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इसकी साइक्लाइजेशन करा सकते हो। तो साइक्लाइजेशन कराने के बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा होगा, वो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन, जो कि एक एरोमेटिक सिस्टम है। तो नॉन एरोमेटिक से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एरोमेटिक में। तो ये एक आपके पास तरीका है कि इसको कर सकते हैं हम। आप दूसरा जो मैंने अभी ऊपर फॉलोअप भी किया था, आप किन्हीं भी 3 हाइड्रोजन जो आपके पास प्रेजेंट उनको रिमूव करके वहाँ पे अगर आप ट्रिपल बॉन्ड बना देते हो, मतलब आप डीहाइड्रोजनेशन कर देते हो, जो सेलेनियम ऑक्साइड सेलेनियम के साथ हीट करके हमने पहले भी की थी, तो उस कंडीशन में आपका यही स्पीसीज जनरेट होगी। आप ऐसे करके इसको बना सकते हो। ठीक है, तो आपने सिंपल आपने जो बॉन्ड्स है उसको ड्रॉ कर दीजिए। ये अब मान लो मैंने इसको सिर्फ छोड़ दिया है, बाकी हमने 3 को अपना ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है। तो उस कैटेगरी में आपका एक हाइड्रोजन है जो आप रिपेल नहीं कर सकता किसी के साथ भी, तो ये आपका कंपाउंड जनरेट हो गया। अब जो यहाँ आपके पेयर हैं, जो रिमेनिंग पेयर हैं इसमें, वो आपके नॉन बॉन्डिंग पेयर जिनको हम बोल सकते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला एक एक्स्ट्रा है, ये वाला एक एक्स्ट्रा। तो इन पेयर्स को हम नॉन बॉन्डिंग हक्कल पेयर बोलते हैं कि ये आपके नॉन बॉन्डिंग नहीं, नॉन हक्कल पेयर। तो ये आपके नॉन हक्कल बॉन्ड पेयर हैं जो कि आपके रेजोनेंस में, आपके एरोमेटिक कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आपके डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल भी आपका एरोमेटिक बन गया है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट, इसमें एक छोटा सा पॉइंट रहता है इसमें। आप तीसरी जो आपकी कैटेगरी थी वो रह गई थी, तीसरी किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये आपका रिंग सिस्टम, ये अब तीसरा पॉइंट था इसमें कि अगर इसको आपको और किसी तरीके से करना है तो वो क्या तरीका हो सकता है। हमने शुरू में किया भी था, वो था हमने ब्रिज बना दिया था उसमें। तो ये ब्रिज ऐसे बन गए थे, इन 2 कार्बन जुड़ा हुआ ऐसे। तो अगर आप सिंपल इस टाइप का ब्रिज बनाते हो तो उस तरीके से भी आप इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, मैंने जो ये बनाया दोनों ब्रिज की पोजीशन एक साइड की है। अगर मैं एक ब्रिज को नीचे की तरफ बना देता हूँ, मतलब ऐसे, ये आपके पास ये प्रेजेंट है। सपोज करो मैंने एक ब्रिज यहाँ पे ले लिया, ये बना है, और दूसरा ब्रिज मैंने ऐसे बना दिया है। तो अगर मैं इस टाइप से करूँगा तो एक ब्रिज नीचे हो जाएगी, ब्रिज ऊपर हो जाएगा। तो जो आपका टोटल मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लेके अगर करें तो मॉलिक्यूल में ट्विस्ट आ जाता है ऐसे। एक ब्रिज की पोजीशन नीचे की तरफ है, एक ब्रिज की पोजीशन ऊपर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। तो आपके मॉलिक्यूल में ट्विस्ट आ जाएगा। अगर ट्विस्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लेनिटी लूज हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम इस टाइप से कुछ भी करते हैं तो ये फिर आपका एरोमेटिक नहीं रह सकता, फिर आपका ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ ब्रिज बनाए, कार्बन के ब्रिज, CH2 ब्रिज। अब इस पोजीशन पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन रख सकता हूँ, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरीके से किसी भी टाइप का आप ब्रिज जनरेशन कर सकते हो। तो ये थर्ड मेथड है इस कंपाउंड को, इसकी नॉन पोलैरिटी को कंट्रोल करने का। अब हमारे पास आता है 16 पाई सिस्टम।
अब जो आपने जो स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ किया हुआ था, हमने कुछ ऐसा बनाया हुआ था, ये वहाँ पे हमने इसको क्लोज किया हुआ था, प्लस का निशान बनाया हुआ था। हमें इसको ऐसे बना देना टेम्पल की तरह। ये आपको हो गया 16 पाई सिस्टम। अब हम इसको देखेंगे कि किस टाइप से इसके अंदर बॉन्ड्स है जो हमारे वो अलग अलग बने हुए हैं ऐसे। ये ठीक है। अब इसके अंदर भी हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अलग अलग। तो अब 16 पाई आपका सिस्टम आ गया। 16 पाई मतलब 4 4 जा 16। तो अगर आपका डीलोकलाइजेशन हुई तो एंटी एरोमेटिक होगा, अगर नहीं हुई तो नॉन एरोमेटिक होगा। अब क्या है, आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट है इसके अंदर ये हाइड्रोजन है। अब आपको देख के ऐसे लगेगा कि शायद इनके बीच में भी रिपल्सन होगी और ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। लेकिन अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अब हमारे पास 16 कार्बन स्पीशीज होगी, कैविटी बहुत बड़ी होगी है। तो कैविटी इतनी बड़ी हो गई है कि ये अब आपस में इंटरफेस नहीं कर पा रहे हैं, आपस में रिपल्सन नहीं फेस कर पा रहे हैं, ये दूर दूर चले गए हैं। अगर ये दूर दूर चले गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगी, और अगर डीलोकलाइजेशन होगी तो फिर इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। अब ये सिस्टम आपके पास जनरेट हो गया है एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अब आप इस हाइड्रोजन में रिपल्सन क्यों नहीं है, क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कैविटी, लिख देते हैं हम यहाँ पे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कैविटी। कैविटी का साइज है जो वो बड़ा हो गया है। अब उन हाइड्रोजन्स में रिपल्सन नहीं रहेगी, और अगर अब उनमें रिपल्सन नहीं रहेगी तो इसका मतलब उनके बीच में वो उसकी प्लेनेटी को लूज नहीं होने देंगे, तो आपकी प्लेनेटी डिटरमाइंड रहेगी, डीलोकलाइजेशन होती रहेगी। तो ये एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में आ गया है। ठीक है। तो आपके पास कुछ भी और कोई भी स्पीसीज इस टाइप से हो सकती है जो एंटी एरोमेटिक है, और आप उसके अकॉर्डिंगली चेक करोगे कि उसके अंदर प्लेनेटी है, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी है और इसमें लास्ट भी है। हमारा है 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब जो 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से करके, जहाँ जहाँ मैंने जिस टाइप का सिस्टम यहाँ पे लगाया है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। और वो ज्वाइनिंग कैसे होगी, जैसे आपने ये लिया, ये बन गया यहाँ पे, ये इस टाइप से। तो इस टाइप से आपका सिस्टम जनरेट हो गया है। अब जो मिडल के जितने भी हाइड्रोजन इनको ड्रॉ कर दीजिए। आपके पास 6 हाइड्रोजन आएंगे इस टाइप से। अब आप कोई अल्टरनेट पोजीशन पे जहाँ भी डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है। तो ये आपके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गए। आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, मतलब आपका 18 पाई सिस्टम बन गया है। अब ये किस कैटेगरी में आएगा, 4 4 16 + 2 18, इस कैटेगरी में आएगा 4n + 2 में। अब अगर इसके अंदर डीलोकलाइजेशन है तो ये एरोमेटिक होगा, अगर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। अब 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बड़े कार्बन का क्राउड है, तो कैविटी के जो यहाँ पे साइज है वो कैविटी साइज आपका बड़ा है। उस साइज की वजह से आपके पास ये जो साइज है इसमें आपके हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो सकते हैं, उनमें कोई रिपल्सन नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ईजिली हो सकती है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। तो ये डीलोकलाइजेशन हो गई है तो स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक हो गया है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको ऐड कर देता हूँ यहीं पे, और आपको यूजुअली ये बात पता भी है
कि जो आपका हाइड्रोजन अटैच होता है, देखो इसके बाहर भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये हाइड्रोजन है, अब इसके जो अंदर के हाइड्रोजन है उनका एनवायरनमेंट अलग है और जो बाहर के हाइड्रोजन है उसका एनवायरनमेंट अलग है। तो जब भी हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक वगैरह से इनको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जो आपके इनर हाइड्रोजन होते हैं, अंदर हाइड्रोजन होते हैं, वो इतने ज़्यादा आपके सिल्ड रीजन में चले जाते हैं। ये सिल्डिंग और डिसिल्डिंग जो आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जब आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्लाइड आप पढ़ोगे तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जस्ट आप इतना सुन लीजिए कि जो इनकी वैल्यू है वो कैसे आती है। जो इनर वाले हैं उसकी वैल्यू आती है अराउंड -3.0 ppm। ppm वहाँ पे एक स्केल होता है जिसपे हम रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपके किसी उसकी वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड होता है कोई भी। तो अंदर वालों की अलग आती है और बाहर वालों की अलग आती है। तो इनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है आपस में, दोनों के दोनों जो आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपका एरोमेटिक सिस्टम में आ गया है। तो इनर रीजन पूरा सिल्डेड है और बाहर वाला डीसिल्डेड है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में अलग अलग डिफरेंस आता है। तो ये आपका एरोमेटिक जो हमने किया था उसके अंदर बेंजीनोइड पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ तक आपका टॉपिक आता है इसमें मिसलेनियस एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक एग्जैक्ट एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते, वो एरोमेटिक कंपाउंड जैसे ही होते हैं। इसमें बेसिकली दो कंपाउंड है, एक होता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, और सेकंड होता है हमारे पास क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब पहले देखते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं। होमो मतलब जो सेम से हैं, एग्जैक्ट नहीं है पर सेम से हैं, उस जैसे ही हैं। जैसे आपके पास कोई भी कार्बोकेटाइन सिस्टम प्रेजेंट है, सपोज करो हमारे पास कोई भी ये रिंग प्रेजेंट है, ये सिस्टम है हमारे पास, हमने इसकी H पॉजिटिव किसी भी एसिड से रिएक्शन कराई है। तो रिएक्शन करने के बाद आपके पास ये स्पीसीज जनरेट हो गई। ठीक है, ये तो आपका एक साइड H लगेगा, एक साइड पॉजिटिव लग जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास कोई स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि जो आपके पास ये स्पीसीज जनरेट हो गई है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपने जनरेट कर लिया है, इसमें आपका अगर हम यूजुअली देखें 6 पाई सिस्टम है आपका, और 6 पाई सिस्टम में अगर आपके बीच में एक sp3 कार्बन आ गया तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक तो रोटेट हो सकता है लेकिन इस पर रोटेट नहीं होगा। तो और ये sp3 के आपका नॉन प्लेनर है या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। तो ये क्या कहता है कि इस सिस्टम में ऐसे होता है कि आपका जो नॉर्मल सिस्टम प्रेजेंट है ये उससे थोड़ा बाहर चला जाता है, मतलब इस टाइप से इसमें कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जैसे भी आपका यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्पीसीज है, उसके बाद ये जो एक कार्बन है, ये कार्बन ये आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसका सीधा कांटेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज से होगा, मतलब एक sp3 आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है लेकिन एरोमेटिक जैसा है। तो इस तरह के कंपाउंड को जहाँ बीच में एक ऐसा कोई कार्बन स्पीसीज आ गया है जो आपका नॉन प्लेनर है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। इनको बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपके पास अगर कोई भी सिस्टम ऐसे प्रेजेंट है तो कहते हैं कि जो इसके बीच का जो ये आपके पास अरेंजमेंट गिवन है, मतलब ये कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट कर लेता है आपस में, मतलब ये इसमें भी ये जो एक कार्बन है ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, पूरे सिस्टम से बाहर चला गया है। तो मतलब इस तरीके से क्या है, आपके पास जो सिस्टम जनरेटेड है उसके अंदर आपके पास कॉन्जुगेशन बन जाता है। तो इस कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन की वजह से ये सिस्टम भी आपका होमो एरोमेटिक बोला जाता है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब आपके पास मैंने जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर बताए थे तो मैंने उनमें एक पॉइंट आपको मेंशन किया था कि सबसे ज़्यादा जो आपका स्टेबिलिटी होती है वो एरोमेटिक की होती है, फिर आपका हमने नॉन एरोमेटिक बताया था, फिर एंटी एरोमेटिक बताया था। तो होमो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं प्रैक्टिकली डिटरमाइंड किया गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है,
उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। होमो एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक एंड लास्ट विल बी एंटी एरोमेटिक। अब स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर रहता है। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो ये आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में था। ये वो सिस्टम है जिनमें कॉन्जुगेशन होता है लेकिन बीच में कोई sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम आ जाता है, तो वो आउट ऑफ प्लेन जा करके आपके फिर कंपाउंड कॉन्जुगेशन हो जाता है, तो इनको बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड यूजुअली क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आपकी स्टेबिलिटी कोज करते हैं। इसे आपने पहले पढ़ा भी था, जैसे ये आपके पास हमने 2 पाई के एग्जांपल में इसको किया भी था। ये अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिखते थे यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस टाइप से आप इसको मेंशन करते थे। तो अगर हम इसकी, अब इसकी रिएक्शन है, हम अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 से कर देते हैं, सिल्वर नाइट्राइड से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जो यहाँ पे इसका सोल्ट बन जाएगा, यहाँ NO3 नेगेटिव आ जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे सोल्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब इस कंपाउंड को हम आइसोलेट कर सकते हैं, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास ये स्पीसीज है, ये आपके पास प्रेजेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, O नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव AgNO3। तो अब आप क्या देखते हो कि आप इसका अगर सोल्ट बनाते हो तो वो ऐसा बनना चाहिए। अब ये सिस्टम क्या है आपका, 2 पाई और कॉन्जुगेशन भी है, तो कैसा बनेगा, एरोमेटिक। ठीक है। अब ये सिस्टम आपके क्या है, 4 पाई और कॉन्जुगेशन भी है, तो कैसा बनेगा, एंटी एरोमेटिक। अब अभी क्या बताया था हमने कि एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट वही बनता है जो स्टेबल होता है, और ये तो सबसे कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी है ही नहीं इसकी, तो अनस्टेबल है, तो ये आपको आइसोलेट नहीं कर सकते, ये आपकी रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। अब देखो, अब हमने कैसे डिटरमाइंड किया कि ये बना कि नहीं बना। अब ये सोल्ट क्रिस्टल बने हैं इनके, तो क्रिस्टल को इसका हमने XRD किया तो हमें ये मिला, ये स्ट्रक्चर बना है। इस स्ट्रक्चर का हमने रिएक्शन XRD जो मटेरियल था उसका लेके करके किया, तो वहाँ पे ये नहीं जनरेट होता। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर वही आइसोलेट होगा जो बनेगा, और बनेगा कौन, जो स्टेबल होगा। तो इसीलिए इस सिस्टम को आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि ये आपके क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसमें एक आध एग्जांपल और बता सकते हैं आपको। जैसे अगर आपके पास कोई सिस्टम प्रेजेंट है ऐसे, या कोई हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे, ये तो आप सभी को पता है कि उसके बाद जो आपके पास स्पीसीज जनरेट होगी वो ऐसे बनेगी। यहाँ भी यही होगा। ठीक है। तो ये आपके पास, आपको पता है इसके साथ जब कोई भी HF वगैरह हम ऐड करते हैं तो सुपर एसिडिक कंडीशन बन जाती है। जैसे ये है
HF प्लस SbF5। तो SbF6 जो कंपाउंड है आपका ये नेगेटिव, ये आपको काफ़ी स्टेबल होता है, तो ये कंपाउंड एलिमिनेट हो जाता है, तुरंत एसिड जनरेट होता है, H पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, तो इसको आप सुपर एसिड भी बोल सकते हो, ये सुपर एसिड होता है। तो सुपर एसिड की जो आपके पास ये यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो इस तरीके से आपके पास ये कंपाउंड जनरेट हो सकते हैं। अगर ये कंपाउंड यहाँ पे ऐसे आपके पास बनते हैं तो मतलब आपने देखना है ये 4 पाई सिस्टम है और पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं होगा। अगर स्टेबल नहीं होगा तो आपके पास ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कंपाउंड नहीं बनेगा। और ये आपका क्या 6 पाई सिस्टम बनता है, 6 पाई सिस्टम एरोमेटिक है, तो ये आपका स्टेबल है, तो ये रिएक्शन होगी। तो इस 2 रिएक्शन से भी आप क्लियर कर सकते हो कि इस टाइप के जो कंपाउंड बनते हैं वो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड उनको बोला जाता है। अब हमारे पास इसी में एक छोटा सा इफेक्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट इफेक्ट है ये, उसका नाम है एनिलिएशन इफेक्ट। एनिलिएशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है जो एरोमेटिक है, जैसे मेरे पास ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मेरे पास, ये एरोमेटिक है। अगर मैं इससे कोई भी बेंजीन रिंग साथ में जोड़ता चला जाऊंगा, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसकी ये अपनी एरोमेटिसिटी का कुछ पार्ट उसको देता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली इसकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आपके पास एग्जांपल ऐसे दिए होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें एक रिंग जुड़ गया और आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये जुड़ गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एरोमेटिसिटी, आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है, कहाँ ज़्यादा हो कहाँ कम होगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, फिर इसमें होता है, फिर इसमें होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी इस एरोमेटिक सिस्टम के साथ कोई भी और रिंग अटैच होता चला गया, उसकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती चली गई, तो आपकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, ये अपना कुछ पार्ट उसको दे देता है। इसका मतलब क्या है, द फिनोमिना वेयर बाय सम रिंग इज फ्यूज्ड विद इन द सिस्टम ऑफ एरोमेटिक, सो इट विल गिव सम पार्ट ऑफ इट एरोमेटिसिटी टू दैट वन। तो अपनी एरोमेटिसिटी कुछ पार्ट उसको देता रहता है, इसकी वजह से उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो कम होता चला जाता है। तो ये आपका एनालिसिस इफेक्ट है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है आपका, ये आपका गेट में क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है, तो उसमें आपके पास आया है क्वेश्चन कि आप किस टाइप से एरोमेटिसिटी के ट्रेंड को डिफाइन करोगे। तो ये एनालिसिस इफेक्ट हो गया। तो मतलब आपके जिस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस टाइप से था, कुछ बता देता हूँ आपको। अगर जैसे मान लो मैंने तो यहाँ नेगेटिव बना के दिखाया आपको, अगर आपको यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन गिवन है, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे दिया हुआ है आपके पास, तो आप क्या आपसे पूछा गया कि एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या होगा। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर में आप जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि H पॉजिटिव देगा, फर्स्ट पॉइंट ईज ऑफ लिविंग ऑफ H पॉजिटिव, और सेकंड पॉइंट कि H पॉजिटिव देने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कितना स्टेबल है। तो अगर मैं इन सब में से H पॉजिटिव निकालूँ, यहाँ से निकालूँ तो ये बनेगा, यहाँ से निकालूँ तो ये बनेगा, और यहाँ से निकालूँ तो ये बनेगा। अब मुझे पता है जब आप किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को लेते हो तो आप उसके कंसीडर करते हो इफेक्ट्स, और इसीलिए हमने एरोमेटिसिटी को डिस्कस किया है। अब आप एक पॉइंट यहाँ इंपोर्टेंट नोट कर लेना कि जब भी आप किसी के भी आप सिस्टम को अगर इंक्लूड करोगे, उसकी स्टेबिलिटी देखना चाहोगे, तो स्टेबिलिटी हमेशा इन इफेक्ट्स पे इन ऑर्डर में ही आपको देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे एरोमेटिसिटी, मतलब अगर किसी ने H पॉजिटिव लूज किया तो बचा हुआ कॉन्जुगेट बेस अगर एरोमेटिक बन रहा है, सो दैट विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अगर रेजोनेंस भी नहीं है उसमें, फिर हम देखेंगे कि क्या उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर वो भी नहीं है तो फिर हम उसमें लास्ट में देखेंगे क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है।
तो आपको हमेशा ये 4 फैक्टर इंक्लूड करके चलने हैं जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब स्टेबिलिटी को देखेंगे पहले एरोमेटिसिटी चेक करनी है, फिर रेजोनेंस चेक करना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। अगर मतलब किसी भी सिस्टम में एक जगह रेजोनेंस लग रहा है दूसरी जगह इंडक्टिव इफेक्ट है तो रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है। अब आप इसमें देखिए, जब आपने H पॉजिटिव लूज किया तो कार्बन आयन जो आपके पास जनरेट हुआ है, कॉन्जुगेट बेस बना है, ये बना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आपको पता है इनमें एरोमेटिसिटी है। अब एरोमेटिक कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल है। अब मैंने क्या एनिलिसन इफेक्ट में क्या बताया कि जैसे ही आप इसमें एक एक रिंग फ्यूज करते चले जाओ कोई भी, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर कम होता चला जाए टोटल मॉलिक्यूल का। तो यहाँ एरोमेटिक सब ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे भी कम है। तो इसका मतलब दिस विल बी मोर स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल है तो H पॉजिटिव इजीली लूज करके पहले ये नेगेटिव चार्ज ये जनरेट करेगा। तो दिस विल बी मोस्ट एसिडिक आउट ऑफ 3, देन दिस वन, देन दिस। सो ये इस टाइप से क्वेश्चन गेट में एक बार आपसे पूछा गया। गेट, नेट, जैम कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इस कंसेप्ट को सीरियसली करना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है आपका जो लास्ट भी है इस पूरे टॉपिक का। आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब आप एरोमेटिक सिस्टम को लोगे तो आपके पास कुछ कंपाउंड्स होंगे जो आपके बेंजीनोइड होंगे, मतलब बेंजीन जिनमें रिंग होगा, और कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें बेंजीन नहीं होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो आपका ये सिस्टम प्रेजेंट था जिसकी हम बात कर रहे थे बार बार कि आपका हक्कल रूल हम कर रहे थे 4n+2 रूल, ये आपका उन्हीं स्ट्रक्चर पे लगता था जो स्ट्रक्चर बेंजीनोइड थे। अब हमारे पास स्ट्रक्चर है नॉन बेंजीनोइड। तो अगर आपके पास नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर हैं और उन नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर पे अब कौन सा रूल लगेगा, उनमें कैसे बताएंगे कि आप में कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ नोट करने का है, जो उन स्ट्रक्चर्स में हम एंटी एरोमेटिक नहीं बता सकते, सिर्फ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ही बताएंगे। अब उसके लिए हमारे पास एक रूल है, क्रेग्स रूल। ये रूल लगेगा जो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है हमारे पास, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब इस रूल का देखते हैं कि ये कंपाउंड क्या बताता है। अब आपके जितने भी ऐसे कंपाउंड है जो नॉन बेंजीनोइड हैं और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, मोर देन वन साइकिल है, मतलब नॉन बेंजीनोइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। अब इन कंपाउंड्स में हमें देखना है कि आपका कोई स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके लिए रूल है, जो रूल के अकॉर्डिंगली उसके 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, हमें काउंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हम एग्जांपल लेके इसको करेंगे, पॉइंट लिख लेते हैं पहले। उसके बाद जो आपने बॉन्ड काउंट किए, जैसे हम उसमें काउंट करते थे कितने बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते थे, तो जो आपके पास बॉन्ड थे वो आपने काउंट कर लिए। बॉन्ड काउंट करने के बाद आपने जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, उसको -1 कर देना है। और जो भी आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा -1 करने के बाद, अब उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा रिजल्ट इवन नंबर आएगा या वो ओड नंबर आएगा। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि -1 करके इवन ओड जो भी आएगा। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें क्वेश्चन सोल्व करना। अभी रूल को देख लेते हैं पहले। रूल क्या कहता है कि अगर आपका रिजल्ट आता है इवन या ओड आता है आपका रिजल्ट, तो अगर आपका इवन आया तो इवन में आपका एरोमेटिक होगा, और अगर आपका रिजल्ट आया ओड तो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। फिर बता देता हूँ आपको, इट विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एंटी एरोमेटिक। हम यहाँ एंटी एरोमेटिक की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको डिफाइन कर सके। सो इट विल नॉट टेल अबाउट एंटी एरोमेटिसिटी। ये आपको बताएगा एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, सिर्फ आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है ये। तो आपने कोई भी स्ट्रक्चर लिया, उसमें काउंट किया। अब देखो, ये तो कहता है रूल के अकॉर्डिंग है कि आप पाई बॉन्ड काउंट करो -1 करके, उसको ये रूल कहता है, क्रेग्स रूल। अब हम देखेंगे ट्रिक से कैसे हम क्वेश्चन निकालते हैं।
ये आपके पास कोई भी 7 मेंबर्ड रिंग है, इसके साथ कोई 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है इधर, ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब आपके पास इसमें इस टाइप से आपके बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये है। अब देखो अगर हम उस तरीके से चलें जो रूल ने बोला था, तो उसके तरीके से पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करने, पहले उसी के तरीके देख लेते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ गए, उसमें से -1 कर दो तो 4 आ गया। अब 4 एक इवन नंबर है, तो आपके पास एरोमेटिक सिस्टम आ गया। पर हम इस लफड़े में पढ़ें क्योंकि हम उसको पहले काउंट करके माइनस करें फिर उसको देखें। अगर हम अपनी ट्रिक के लिए उसको उल्टा ही कर लेते हैं। अब देखो सिंपल याद रखना है आपको, AO, बस सिर्फ ये याद रखना है। अगर आपके पास कोई सिस्टम प्रेजेंट है जिसके अंदर जो आपके बॉन्ड्स आ रहे हैं काउंट करके वो ओड आ रहे हैं, तो अगर ओड है तो एरोमेटिक होगा। मतलब आपके यहाँ 5 आ रहे थे तो आप सीधा माइनस करने के चक्कर मत पड़ना, डायरेक्ट आपको जाना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो और बता दो एरोमेटिक है या आपका नॉन एरोमेटिक है। आपके कोई और स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपके पास कोई सिस्टम है, वहाँ पे अगर इवन आता है तो सिंपली आप उसको नॉन एरोमेटिक कर दो। आपको ये सिर्फ मैंने रूल बताया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो नहीं करना। अब यहाँ से आप ये कैसे याद रहेगा, AO भी हमारे इसका तरीका है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, आप पढ़ते आए हो शुरू से, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो आपने वहीं से याद रखना है। आपके 2 चीज़ याद रहेंगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन है ये भी याद रहेगा, और दूसरा आपका अगर ओड नंबर ऑफ यहाँ पे बॉन्ड एनोड बेंजीनोड में, तो आपका सिस्टम एरोमेटिक होगा। आपने सिंपल इस ट्रिक से याद रखना है, जिससे आपका इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करो आपके पास 2 ही कोई 5 मेंबर सिस्टम है ऐसे, ये आपके पास कोई 5 मेंबर 2 सिस्टम दे रखे हैं, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया, ठीक है। अब आपको सिंपल देखना है कि 1 2 3 4 कितने हो गए आपके पास, 4 क्या होता है, इवन, ठीक है। तो आपके पास इवन नंबर आ गया। अब इवन में आपको सिर्फ याद रखना है ओड में एरोमेटिक था, तो इवन में क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये आपका कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आपके पास ये सिंपल इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको सिंपल यही ट्रिक ही लगानी है AO वाली, उसमें आपका इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास दे रखा है 7 मेंबर्ड का। दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं ऐसे। इधर भी हम कोई 7 मेंबर रिंग बना लेते हैं, ये भी आपके पास फ्यूज्ड है, ठीक है। अब उन्होंने बॉन्ड्स लगा रखे हैं, ये बॉन्ड है, उसके बाद आप अल्टरनेट पोजीशन में फिर बॉन्ड लगा सकते हो ये। अब आपने सिर्फ काउंट करना है। अब अगर आप यहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 1 2 3 कितने हो गए, 6 इज इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर है तो सिंपली आपका क्या आएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इसमें होती इस तरह लफड़ा भी नहीं है कि आपको एंटी एरोमेटिक देखना है, ऐसा कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ इवन आपके बॉन्ड काउंट करो और उसके अकॉर्डिंगली इस वर्ड को याद रखो, AO, ठीक है। एनोड पे आपकी हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो ये आपका जो एरोमेटिसिटी टॉपिक था उसका कंप्लीट जो आपका था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चंस लेंगे जो सिंपल GOC पे आते हैं। उसमें वही आपका ट्रेंड रहेगा कि आपके जो भी आपके एरोमेटिक सिस्टम है, तो आपने सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखनी है, फिर रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, फिर उसके बाद आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। तो GOC का बेसिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।